लास्ट सेशन में हम लोगों ने एम्प्लॉयज बेनिफिट देखे थे AS15। एक बार हम रिकैप करवा दें। एक कंपनी या एक ऑर्गेनाइजेशन या एक एंटिटी अपने एम्प्लॉयज को चाहे फुल टाइम हो, पार्ट टाइम हो, कैजुअल हो, रेगुलर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने एम्प्लॉयज को बेनिफिट्स जो देती है उनको हम एम्प्लॉय बेनिफिट्स का नाम देते हैं। और अगर देखा होगा तो हम लोगों ने शेड्यूल 3 में जब हम लोग PL स्टेटमेंट बनाते थे तो वहां पर हम लोग एम्प्लॉयज बेनिफिट कॉस्ट लिखते थे। वहां जो एम्प्लॉयज बेनिफिट्स कॉस्ट लिखते हो कौन सा अमाउंट होता है ये बताता है AS15। यस और नो? ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट और डिस्क्लोजर की बात करता है। एम्प्लॉय बेनिफिट्स 3 तरह से आएगा, या तो फॉर्मल होगा यानी कि हमारा सामने वाले के साथ एग्रीमेंट हुआ हो, या इनफॉर्मल प्रैक्टिस के तहत आया हो, या लॉ ने हमको कंपेल किया हो वो बेनिफिट्स देने के लिए। बात समझ में आई? अच्छा, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होना चाहिए। एम्प्लॉयज कौन होता है डिफाइन नहीं किया गया है। इसमें मैनेजरियल पर्सनल भी आ जाएंगे, डायरेक्टर्स भी आएंगे, हाँ या ना? प्रॉब्लम कहां आई? प्रॉब्लम इस एक लाइन के कारण आई जो ये कहता है कि एक एम्प्लॉय को बेनिफिट हम लोग ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ सर्विस शॉर्ट टर्म में भी देते हैं, पोस्ट एम्प्लॉयमेंट में भी देते हैं, याद आया? और तीसरा अदर लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स देते हैं जो 12 महीने के बाद लेकिन रिटायरमेंट के पहले होता है, और लास्ट टर्मिनेशन बेनिफिट्स भी देते हैं। इन टोटालिटी हम इस पर्टिकुलर AS15 को 4 पार्ट में बांट करके चलते हैं। ये हैं 4 पार्ट। पहला कहलाता है शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स, जैसे सैलरी दिया, वेजेस दिया, बोनस दिया, कमीशन दिया, ये क्या है? शॉर्ट टर्म। दूसरा होता है पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स, जब रिटायरमेंट हो जाता है उसके बाद हम बेनिफिट्स देते हैं। ग्रेच्युटी हुआ, पेंशन हुआ, प्रोविडेंट फंड हुआ, मेडिकल केयर बेनिफिट्स हुआ, ये। और टर्मिनेशन के भी बेनिफिट्स देते हैं VRS और रिट्रेंचमेंट से। और लास्ट मैंने बताया था अदर लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स। शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स वो होते हैं जो 12 महीने के अंदर दिए जाते हैं, और ये लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स वो होते हैं जो 12 महीने के बाद दिए जाते हैं लेकिन बिफोर रिटायरमेंट। यस और नो? यानी ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ सर्विस दिए जाते हैं। बोलो भाई। इस लाइन ने ये बोला कि जब आप एम्प्लॉयज को इतने बेनिफिट्स दे रहे हो, चाहे शॉर्ट टर्म का हो, चाहे लॉन्ग टर्म का हो, चाहे आफ्टर रिटायरमेंट्स हो, चाहे वो टर्मिनेशन बेनिफिट्स हो, एक्चुअल में हम एम्प्लॉय को रिटायरमेंट के बाद जो बेनिफिट्स दे रहे हैं, हम जो एम्प्लॉय को टर्मिनेशन बेनिफिट्स दे रहे हैं, हम जो एम्प्लॉय को लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स दे रहे हैं शॉर्ट टर्म के अलावा, ये क्यों दे रहे हैं? क्योंकि वो आज की डेट में मेरे यहां काम कर रहा है या वो पिछले सालों में काम कर चुका है। ये बेनिफिट्स उसको इसलिए मिल रहे हैं ये बेनिफिट्स उसको इसलिए मिल रहे हैं कि हमको ये पता चल ये बेनिफिट्स उसको इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि उसने इस साल भी काम किया है और पिछले सालों में भी काम किया है। उसके पास्ट और प्रेजेंट के कारण उसको फ्यूचर में बेनिफिट्स दिए जाएंगे। तो ये जो फ्यूचर में जब वो काम नहीं करेगा, या उस समय हम पेमेंट कर रहे हैं जिस समय का वो पेमेंट नहीं है, जबकि हम लोग को आज तक तो मैचिंग कंसेप्ट पढ़ाया गया, एक्रूअल कंसेप्ट पढ़ाया गया, और ये बोला गया जिस साल का खर्चा है उसी साल ले जाओ, तो अगले सालों में बेनिफिट मिल रहा है, लेकिन है तो ये पिछले सालों के कारण ना, तो उनको उन पिछले सालों में एडजस्ट करो। बस यही एक लाइन पूरे इस चैप्टर को बनाने में रोल प्ले कर दी। The standard is based on the premise that the cost associated with the employee's benefit should be matched with the timing of their services. क्लियर है? सबसे पहले हम लोग देखते हैं शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स। जिस समय एक्री होता है उसी समय दिखा देते हैं, वेरी इजी, इसमें तो कोई टेंशन ही नहीं है।
बशर्ते ये शॉर्ट टर्म तभी माना जाता है कि जिस फाइनेंशियल ईयर में हम काम कर रहे हैं उसके 12 महीने के अंदर ये ड्यू हो जाए, इसीलिए इसको शॉर्ट टर्म एम्प्लॉइज बेनिफिट बोलते हैं। बार बार उधर क्यों भटक जा रहा है, बात समझ में आई? तो जिस पीरियड, जो हमारा शॉर्ट टर्म ईयर है, जो शॉर्ट टर्म का टाइम है वो 12 महीने के अंदर होता है। कितने महीने के अंदर होता है? 12 महीने के अंदर। ये है एम्प्लॉय सर्व्ड इस साल और अबव बेनिफिट्स बिकम ड्यू इन दिस पीरियड। किस साल? 23-24 में। 22-23 का ड्यू कब हो गया? 23-24 में। तो जब का है उसी साल उसको हम लोग ट्रांसफर कर देते हैं, कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है। ये हम लोग क्वेश्चन भी देख चुके थे, ये इंपॉर्टेंट चीज है। शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स में ये तो ऊपर देख लिया, लेकिन शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स में कभी कभी प्रॉफिट शेयरिंग एंड बोनस प्लान भी होते हैं। तो ये भी बहुत आसान है रिकॉर्ड करना। एक क्वेश्चन देखा था 2.5% वाला, याद होगा। 3% था, फिर 2.5% हो गया, तो तुम लोगों ने कहा था 2.5% पर हम लोग करेंगे। यह है शॉर्ट टर्म पेड एब्सेंस। शॉर्ट टर्म पेड एब्सेंस का मतलब होता है कि इस साल की जो छुट्टियां हैं, इस साल की जो छुट्टियां हैं आपको ली जानी चाहिए थी। 5 दिन इस साल छुट्टी लेनी चाहिए थी, आपने छुट्टी नहीं ली, आपने केवल 3 दिन की छुट्टी ली। 2 दिन की छुट्टी आपने इस साल नहीं ली। आप इसको आगे ले जा सकते हो या आगे नहीं ले जा सकते हो। अगर आगे नहीं ले जा सकते तो सोचने की तो कोई बात ही नहीं है, लैप्स हो गया, खर्चा तो हम ऐसे ही दिखा चुके हैं। लेकिन अगर आगे ले जा सकते हो, एक्यूमुलेट कर सकते हो, वेस्टिंग है या वेस्टिंग नहीं है? वेस्टिंग है या वेस्टिंग नहीं है? अगर वेस्टिंग है तो इसका मतलब जब वो एंटरप्राइज छोड़ेगा तो उसको दिया जाएगा। और ये नॉट एंटाइटल्ड टू कैश पेमेंट फॉर अनयूज एंटाइटलमेंट ऑफ लिविंग एट द टाइम ऑफ लिविंग। हाँ या ना? अगर मैं बोलूं लिव इन कैशमेंट, तो हम लोग यहां पढ़ ही नहीं रहे, वो तो हमारा लॉन्ग टर्म बेनिफिट है। हम यहां शॉर्ट टर्म की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? शॉर्ट टर्म की बात करेंगे। एक्यूमुलेटेड में, शॉर्ट टर्म में अगर एक्यूमुलेटिंग है तो हमें यह देखना पड़ेगा वेस्टिंग है या नॉन वेस्टिंग। अच्छा जी, हमें 5 दिन की छुट्टी लेनी चाहिए थी, हमने 3 दिन की छुट्टी ली, 2 दिन हम आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट पीरियड में। जब हम 2 दिन अगले साल कंटिन्यू करेंगे तो उस साल हमको 5 दिन का और बेनिफिट मिलेगा, प्लस 2 दिन पिछला वाला। टोटल हम कितनी छुट्टियां ले सकते हैं? अब या तो लीफो मेथड अडॉप्ट करोगे या तो फीफो मेथड। मतलब कि जब नेक्स्ट ईयर में छुट्टी लेने का मौका आएगा और हमको छुट्टी लेनी है तो सबसे पहले वो कहां से एग्जॉस्ट होंगी? अगर 5 दिन से होंगी, नॉर्मली यही होता है, तो इसको हम कहते हैं लीफो मेथड। अगर पहले यहां से होंगी तो हम इसको कहेंगे फीफो मेथड। पहले पुराना एडजस्ट करो फिर नया करो। अगर पुराना एडजस्ट करो फिर नया एडजस्ट करो तो ये फीफो मेथड है, यानी इस साल जो बच गया फिर वो अगले साल कंटिन्यू होगा। लेकिन अगर इसको ध्यान में रखो तो इस साल का इस साल यूज हो गया, पिछले साल का यूज नहीं कर पाए तो लैप्स हो जाएगा, नॉन वेस्टिंग। बोलो, एक तो जो हमारा पिछले इस साल का 5 दिन छुट्टी लेना है, इस साल का 5 दिन छुट्टी लेना है, पिछले साल का 2 दिन हम कैरी फॉरवर्ड करके यहां ले आए हैं। टोटल हम कितनी दिन की छुट्टी ले सकते हैं? तो ये हमारा करंट ईयर का है, ये लास्ट ईयर का है। इतनी दिन मेरी लीव एंटाइटल में हो गई। अब हमने इस साल हमने केवल 5 दिन छुट्टी ली मान लो। अगर हम लीफो मेथड यूज करते हैं तो 5 में से 5 को माइनस कर देंगे, ये वाला इस साल वाला लीफो, और फिर पुराने वाले को देखेंगे, ली नहीं, कितना बचा? खत्म। अब काहे के लिए आगे ले जाओगे? पिछले साल का कैसे लीफो मेथड यूज किए हो ना, इसीलिए। अरे खत्म। अगर तुमने यहां 4 दिन छुट्टी ली होती तो 1 दिन हम आगे ले जाते। अब ठीक है। अच्छा, अगर फीफो मेथड यूज करो, कौन सा? और मैंने छुट्टी ली 4 दिन, यही वाला, तो सबसे पहले 2 में से 2 यूज कर लेंगे,
अब मेरे पास बचा 5, 2 यूज करेंगे, 3 आगे ले जाएंगे। यहां कुछ भी ले जाने लायक नहीं था, ये 1 ले जा सकते हैं। अब समझ में आई बात? ये सिस्टम चेंज हो जाता है। ओ अब काफी देर बाद समझ में आया। चले, तो ये हम लोग का रिकॉग्नाइज, एक्सपेक्टेड कॉस्ट को रिकॉग्नाइज कर लेंगे, एक्सपेंसेस आएगा क्वेश्चन। नॉन एक्यूमुलेटिंग को हम तुरंत उसको लैप्स कर देते हैं, कैरी फॉरवर्ड नहीं करते। अच्छा एक बात बताओ, ये सब हो गया था ना, क्वेश्चन हो गए थे ना, हमें यहां से स्टार्ट करना था ना, देखो 2.5% वाला ही क्वेश्चन था। आज हम आते हैं पार्ट 2 पर। सारी मेहनत हमारी केवल इसी पर लगने वाली है। अब इस चैप्टर का 90% अकेले यही कंज्यूम करेगा, बाकी तो सब 10% में ही खत्म हो जाएंगे। आखिर इसमें ऐसा है क्या जो हम इतना बढ़ा चढ़ाकर बार बार बोल रहे हैं ना, टेंशन दे रहे हैं बोल बोल करके। ये है आपका पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स, यानी आफ्टर द रिटायरमेंट फ्रॉम अ जॉब और सर्विस एन एम्प्लॉय कैन गेट दीज बेनिफिट फ्रॉम देयर एम्प्लॉयर। पक्की बात? अब इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगी और उसका डिस्क्लोजर क्या है वो हमको देखना है, लेकिन इसके पहले 2 तरह की स्कीम समझनी पड़ेंगी। 2 तरह की स्कीम्स समझनी पड़ेंगी, जिसको नाम बोला जाता है डिफाइंड, यानी अगर हम बात करें पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स की, बिल्कुल इत्मीनान से, कोई हड़बड़ी नहीं है, सारा कमाल इसी में ही है। पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स, इसको हम कितने पार्ट में बांटते हैं? पहला कहलाता है डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान एंड डिफाइंड बेनिफिट प्लान। डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान डीसीपी एंड डीबीपी। हम लोग को सारी मेहनत किसमें करनी है मालूम है? इन दोनों में से किसमें करनी है? इसमें करनी है, डिफाइंड बेनिफिट प्लान में। ये तो कुछ है ही नहीं, डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान कुछ नहीं है। क्या है ये दोनों? डिफाइंड कंट्रीब्यूशन का मतलब होता है, ये कंपनी है एक्स लिमिटेड, इसने एक फंड बनाया, इसने पैसा इस पे ट्रांसफर किया और इस फंड को जिम्मेदारी दे दी कि ये मेरा एम्प्लॉई है, जब ये रिटायर होगा तो ये पैसा इसको उठा करके दे देना। हमारी ओर ताकना भी मत, हमारी ओर ताकना भी मत। ये कौन बोलता है? कंपनी। ग्रेच्युटी फंड का पैसा एक फंड में लगा दिया, हाँ या ना, और उस फंड को बोल दिया कि भैया एट द टाइम ऑफ द रिटायरमेंट ऑफ दीज एम्प्लॉयज यू आर नीडेड टू मेक द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी। हम तुम्हें केवल कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं हर साल, बात खत्म, इसके ऊपर हम कुछ सोचेंगे नहीं, हमारा दिमाग खराब ना करो। डिफाइंड contribution is defined. Now the obligation to make the payment is with the funder. हाँ या फंड वाला देगा उसको पेमेंट। कंपनी अपने ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं लेना चाहती है फर्दर फ्यूचर में, हम जितना पैसा आज दे रहे हैं इसी से ही निपटाना। अब अगर उस फंड का पैसा कम हुआ, यानी सुन लेना, फंड में पैसा है 20 लाख और देना पड़ा 21 लाख, तो जिम्मेदारी किसकी? पक्की बात? इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है 25 लाख, कितने की है? अब इसको भी कम या ज्यादा जो देगा, जाहिर सी बात है, फंड कैसे काम करता है, आपसे पैसा लिया तो लायबिलिटी हो गई, हाँ या ना, और इस पैसे को कहीं मार्केट में लगाया तो एसेट हो गई। पक्की बात है ना? आखिर ये फंड वाला पैसा तो अपनी इस लायबिलिटी से ही मीट आउट करेगा, लायबिलिटी को ही तो मीट आउट करेगा, और पैसा कहां से लाएगा? इसको निकाल करके लाएगा, इससे पैसा वापस लेगा और इस लायबिलिटी को मीट आउट करेगा।
पक्की बात है ना। तो अगर इन दोनों में कोई फ्लक्चुएशन होता है एसेट और लायबिलिटीज में, तो उसमें कंपनी का कोई रोल प्ले नहीं होगा। बात समझ में आई? दिस इज द डिफाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन प्लान। Defined contribution plan are post-employment benefits plan under which an enterprise pays a fixed contribution into a separate fund. कहां लगाता है पैसा? And will have no obligation to pay further contribution. Further contribution कोई नहीं पे करेगा ये। Under defined contribution plan, actuarial risk, अब ये क्या होता है? Investment risk, अब ये क्या होता है? फॉल ऑन द एम्प्लॉय, यानी जो भी घटौती और बढ़ोतरी होगी वो एम्प्लॉय समझे, फंड समझे, इसका कंपनी से कोई लेना देना नहीं। कम हुआ ज्यादा हुआ वो उन लोगों का मैटर है, कंपनी का आप कोई मैटर नहीं। पक्की बात है। इसीलिए मैंने कहा ये देखो ना, वर्ड क्या है, सेपरेट फंड, एक अलग से फंड बना दिया। अब कंपनी का इसमें कोई रोल नहीं रहेगा, इसीलिए इसको डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान बोला जाता है। हमें मालूम है दिमाग में क्वेश्चंस आ रहे होंगे, कैसे काम करता है ये, एक्चुअल में आएगा, चिंता ना करना। क्लियर हुआ? दूसरा है डिफाइंड बेनिफिट प्लान। डिफाइंड बेनिफिट प्लान जस्ट अपोजिट है। अब ये दोनों तो समझ में नहीं आया ना वर्ड, ये इन्वेस्टमेंट रिस्क क्या होता है, एक्चुअल रिस्क क्या होता है, नहीं समझ में आया ना, अभी आएगा थोड़ी देर में। डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान में इन्वेस्टमेंट रिस्क और एक्चुअल रिस्क का जो भी माइनस होगा, हाँ या ना, वो किसके ऊपर गिरता है? जो भी फायदा होगा वो किसके ऊपर गिरेगा? चलें, अगर हम डिफाइंड बेनिफिट प्लान की बात करें, यहां कंपनी सारी जिम्मेदारी लेती है, यहां कंपनी सारी जिम्मेदारी लेगी, पेमेंट भी कंपनी को ही करना है, कोई सेपरेट फंड नहीं बनाया गया, और सारा बवाल यहीं से स्टार्ट होता है। क्योंकि जो फ्यूचर में पेमेंट किए जाने वाला है अमाउंट, उसको हमें आज अपनी बुक्स में दिखाना है, उसको हम एक्सपेक्टेड कॉस्ट का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं? और कितना माइन्यूट या एक्सपर्टीज की जरूरत पड़ती होगी इस कैलकुलेशन को करने में, कि एक एम्प्लॉई जो 5 साल 10 साल 12 साल बाद रिटायर होने वाला है, और आज इतने नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हैं, उनकी एज इतनी है, इसमें से इतने लोगों की तबीयत खराब हो जाएगी, इतने लोगों की डेथ हो जाएगी, वो सब भी सोचना पड़ता है। कितना अमाउंट एम्प्लॉय को खुद देना पड़ेगा, कितना उनके डिपेंडेंट को देना पड़ेगा, ये भी सोचना पड़ता है। जिस फंड में हम पैसा लगाएंगे रखेंगे, उसमें हमें फायदा होगा या नुकसान, वो भी सोचना पड़ता है। तो ये एक एक्सपर्ट काम करता है जिसको हम एक्चुअरियल कहते हैं। क्या बोलते हैं? वो कैलकुलेशन करता है। क्या एक्चुअरियल ही कैलकुलेशंस करेगा, उसके आपको सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। ठीक, जब भी एक्चुअरियल काम करेगा वो 2 लेवल पर काम करेगा। वो कभी कभी डेमोग्राफिक एजम्पशंस को लेकर के कैलकुलेशन करेगा, और कभी कभी फाइनेंशियल एजम्पशंस को लेकर के अपना कैलकुलेशंस करेगा। यानी जो एक्चुअरियल काम करता है वो डेमोग्राफिक कैलकुलेशंस एजम्पशंस को भी कंसीडर करता है, और वो फाइनेंशियल एजम्पशंस को भी कंसीडर करता है। डेमोग्राफिक में वो ये सोचता है कितने लोगों की डेथ हो जाएगी ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ एम्प्लॉयमेंट और आफ्टर द टेन्योर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। उसको ये सोचना पड़ता है कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज आएंगे और जाएंगे। उसको ये सोचना पड़ता है कितने लोग रिटायरमेंट के पहले ही काम करने के लायक नहीं रह पाएंगे। उसको ये सोचना पड़ता है कि कितने डिपेंडेंट लोगों को हमें पेमेंट देना पड़ेगा, कितना एम्प्लॉयज को देना पड़ेगा। इसको हम कहते हैं डेमोग्राफिक एजम्पशंस। जब फाइनेंशियल एजम्पशंस की बात आती है तो हमें क्या इंटरेस्ट रेट देखना पड़ेगा। फाइनेंशियल एजम्पशंस में फ्यूचर में कितनी सैलरी देनी पड़ेगी, कितना बेनिफिट्स देना पड़ेगा, हाँ या ना, कितना हमें मेडिकल बेनिफिट्स देना पड़ेगा,
ये सारी चीजें हम लोगों को कैलकुलेट करनी पड़ती है। अब ये सब प्लान एसेट्स वगैरह तुम लोग नहीं जानते, इसलिए मैंने थोड़ा स्किप कर दिया। कहने का मतलब ये एजम्पशंस ले करके ही वो ये चीजों को कंसीडर करके ही वो कैलकुलेशन करता है। कौन? एक्चुरियल। और लिखा भी है, द एक्चुरियल एजम्पशन शुड बी अनबायस्ड एंड म्यूचुअली कंपेटेबल। They are an enterprise's best estimate of the variable that will determine variables का best estimate है। variable cannot be certain, future variable है, future uncertain है, future को हम estimate clearly नहीं कर सकते। कल बारिश होगी या नहीं होगी आज बता सकते हो, 5 दिन का नहीं बता सकते, 15 दिन का तो और नहीं बता सकते, 20 दिन का तो और नहीं बता सकते। हाँ या ना? जितनी दूरी बढ़ती जाएगी उतना आपको एस्टिमेट्स में दिक्कत आएगी। वो वेरिएबल्स होते हैं, जितना करीब का होगा उतना आप एस्टिमेट क्लियरली कर सकते हो, वो भी सही हो या ना हो बात की बात है कि नहीं? प्रोवाइडिंग पोस्ट एम्प्लॉयमेंट, दे शुड बी नीदर इम्प्रूडेंट नॉर एक्सेसिबली कंजर्वेटिज्म। ऐसा ना हो कि हम कुछ एक्सेस बना दें, है कि नहीं, कंपनी के ऊपर बोझ बन जाए। भाई एक्सेस प्रोविजन बनाएंगे तो कंपनी के ऊपर बोझ बनेगा, शॉर्ट बनाएंगे तो कंपनी के ऊपर जिम्मेदारी ज्यादा आएगी। दोनों तरफ, आगे कुआं पीछे एंड शुड। तुम लोग को तो बहुत अच्छी तरह मालूम है, पीछे पीछे खाई, अरे पीछे घर भी हो सकता है। तुम लोग ऐसी जगह जाते कहाँ हो, क्यों जाते हो कि आगे कुआं और पीछे खाई? कौन पहुंचाया तुम लोग को हेलीकॉप्टर से? शुड रिफ्लेक्ट द इकोनॉमिक रिलेशनशिप। ठीक है, ये सब कहने का मतलब ये एक्चुअरियल एजम्पशंस हैं। बिल्कुल इत्मीनान से, कोई हड़बड़ी नहीं, मैं बार बार कर रहा हूं। पहले तो हमें इन चीजों के मीनिंग समझने में ही टाइम लग जाएगा। अब देखो ना, तुम्हारे सामने पहली बार आया एक्चुरियल का वर्ड, आया ना? दो एजम्पशंस लेकर के चलता है, डेमोग्राफिक एजम्पशंस और फाइनेंशियल एजम्पशंस। उसके बाद ही वो बेस्ट एस्टिमेट कर सकता है। ये कंपनी के बस की बात नहीं है वो कैलकुलेशंस करना, हाँ या ना? तो इसका कैलकुलेशन के लिए एक एक्चुरियल ही होता है, जो फ्यूचर के बारे में बेस्ट एस्टिमेट आपको देता है, एम्प्लॉयज की सारी इंफॉर्मेशन लेता है और कंपनी के फाइनेंशियल्स की सारी इंफॉर्मेशन लेकर अपना बेस्ट एस्टिमेट बताता है। देख कंपनी तेरे को इतना प्रोविजन बनाना चाहिए पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट डिफाइंड बेनिफिट प्लान में, पोस्ट एम्प्लॉयमेंट डिफाइंड बेनिफिट प्लान में हम एक्चुरियल की सहायता लेते हैं। अरे कुछ आया दिमाग में? आ रहा होगा। Defined benefit plans are post-employment benefits plan other than defined contribution. In defined benefit plan, the actuarial and investment risk fall on the employer. ये कंपनी की जिम्मेदारी बन जाती है। Defined contribution में the company was not responsible. Ultimately, the risk was of the employee. हमने वहां पर एक कंट्रीब्यूशन दे दिया, अब तुम जानो फंड जाने, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। एसेट का दाम बढ़ रहा है घट रहा है, तुम्हारा लायबिलिटी घट रहा है बढ़ रहा है, वो आपस में समझ लो। लेकिन यहां पर कंपनी को वो घटना और बढ़ना खुद देखना है, तो कंपनी बेस्ट एस्टिमेट करके आगे चलेगी। और बेस्ट एस्टिमेट खुद नहीं होगा बल्कि एक्चुअरियल रिस्क के थ्रू होगा। तो वो हम लायबिलिटीज बनाएंगे और उससे रिलेटेड हम एसेट्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? पैसा रखे रहे क्या अपनी जेब में? नहीं, तुम खुद बताओ, क्या हम पैसा रखे रहे? मुझे 5 लाख रुपए मैंने प्रोविजन बनाया, हर साल हम 5 लाख का प्रोविजन बना रहे हैं पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स का। ये पैसा जेब में रखे रहे या बैंक में लगा दें कहीं पर? पक्की बात है, ताकि जब कोई रिटायर हो तो हमें वहां पर फायदा भी मिले। तो एसेट पूल बनती है जिसको हम प्लान एसेट का नाम देते हैं। क्या देते हैं? जैसे मान लो हमने एक जर्नल एंट्री की, पीएल स्टेटमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डिफाइंड बेनिफिट प्लान, डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन लगा दिया। ये 5 लाख रुपए हम ले गए पीएल में, और प्रोविजन फॉर डीबीओ कहां चला जाएगा? एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस में चला जाएगा, एम्प्लॉइज बेनिफिट कॉस्ट में चला जाएगा। चलो ठीक है, ठीक है ना? बोलो। अब इस पैसे को रखे रहें हर साल या इसको कहीं इन्वेस्ट करें? इन्वेस्ट करें ना, वहां से इंटरेस्ट मिलेगा ना। इसको हम कहते हैं प्लान एसेट। क्या बोलते हैं? प्लान एसेट। क्या नाम देते हैं? जरा देखो प्लान एसेट्स क्या होती हैं, सुनना चाहोगे? क्या हो रहा है आज? ये सब तो अपनी जगह है।
प्लान एसेट, ये प्लान एसेट में शामिल होता है एसेट हेल्ड बाय लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट फर्म फंड। तो ये डिफाइंड बेनिफिट फंड जो होता है उसकी एसेट्स के बारे में बात कर रहा है। बोलो, पक्की बात है। एंड क्वालिफाइंग इंश्योरेंस पॉलिसीज, और इसमें शामिल है क्वालिफाइंग इंश्योरेंस पॉलिसीज। अब ये क्वालिफाइंग इंश्योरेंस पॉलिसीज क्या है? ये है, ये सब तुम लोग के स्टडी मेट में दिया जाना चाहिए था, सब हटा चुका है ही नहीं ये सब। ये क्वालिफाइंग इंश्योरेंस पॉलिसीज क्या है जरा देखोगे? बहुत ही आसान है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्वालिफाइंग इंश्योरेंस पॉलिसी बड़ी सिंपल सी चीज है। एक एम्प्लॉय, अच्छा देखते हो ना, इंश्योरेंस एजेंट आता है आपके पास, मर जाओगे इंश्योरेंस करवा लो, डरा डरा कर पैसा ले जाता है कि नहीं? हम लोग कहते हैं अरे थोड़ी अच्छी कामना कर लो, 100 साल जीने का आशीर्वाद दो, मर जाओगे पैसा लगा दो। वही एक ऐसा आदमी होता है जो हम लोग को मरने की खुली चुनौती देता है, और हम लोग पैसा दे भी देते हैं, है कि नहीं? तो कह रहा है अ क्वालिफाइंग इंश्योरेंस पॉलिसी इज एन इंश्योरेंस पॉलिसी इश्यूड बाय इंश्योरर। नई चीज बोलो ना, कुछ नया नहीं बताया। दैट इज नॉट अ रिलेटेड पार्टी, एक ऐसा पर्सन, एक ऐसी एंटिटी इंश्योरेंस इशू करने वाली इंश्योरर जो हमारा रिलेटेड पार्टी ना हो एस 18 के हिसाब से। पक्की बात है। ऑफ द रिपोर्टिंग एंटरप्राइज इफ द प्रोसीड्स ऑफ द पॉलिसी, जब वो पॉलिसी मैच्योर होगी, जब वो पॉलिसी मैच्योर होगी, मैंने इंश्योरेंस कंपनी को पैसा दिया तो 10 साल 15 साल बाद पैसा मिलेगा ना हमको, या तो जीते थी, कितने गंदे आदमी हो, या मरने के बाद है कि नहीं? दोनों हो सकता है। तो कह रहा है जो पैसा मिलेगा कैन बी यूज्ड, किसको मिलेगा? कंपनी ने बनाया है तो पैसा कंपनी को मिलेगा। इंश्योरेंस प्रीमियम किसने लिया है? कंपनी ने। किसके लिए लिया है? एम्प्लॉइज के लिए। लेकिन पैसा देगा कौन? कंपनी। किससे लेकर? इंश्योरेंस कंपनी से, कि उस फलाना आदमी के साथ ऐसा हो गया, पैसा दो। अब इंश्योरेंस कंपनी रिस्पॉन्सिबल होगी, हमको हमारा पैसा मिल जाएगा, हम उस पैसे का यूज करेंगे सामने वाले को पेमेंट देने में। नहीं समझे? कैन बी यूज्ड only to pay or fund employee benefit under a defined benefit plan। वर्ड ढंग से सुनो, क्या बोला गया है? क्या बोला गया है? डिफाइंड कंट्रीब्यूशन की बात नहीं कर रहा। यानी क्वालिफाइंग इंश्योरेंस कंपनी का जो प्रोसीड होगा, जो पैसा मिलेगा कंपनी का, उसका यूज केवल उसी फंड के लिए किया जा सकता है जो डिफाइंड बेनिफिट प्लान के अंतर्गत हो। दूसरा, एंड नॉट अवेलेबल टू द रिपोर्टिंग एंटरप्राइज own creditors and cannot be paid to the reporting enterprise। हम इस पैसे का यूज अपने बिजनेस में नहीं कर सकते। इस पैसे का यूज केवल एक ही जगह होगा, वो है एम्प्लॉयज के डिफाइंड बेनिफिट प्लान का पेमेंट करने में। एवन अगर हमारे एंटिटी की बैंक्रप्सी चल रही हो, हमारी कंपनी खत्म हो रही हो, पैसे के वांदे पड़े हों, पैसे नहीं हो, अगर हमको ये पैसा मिल भी जाता है तो भी हम इसका यूज अपने बिजनेस में नहीं कर सकते। एवन इन द केस ऑफ द बैंक्रप्सी, इसका केवल एक ही यूज हो सकता है, एम्प्लॉयज को उनके पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स के में पेमेंट करना अंडर डिफाइंड बेनिफिट प्लान। इसीलिए ये क्वालिफाइड इंश्योरेंस पॉलिसी है। क्या है? बात समझ में आई? द प्रोसीड रिप्रेजेंट सरप्लस एसेट दैट आर नॉट नीडेड टू मीट ऑल द, छोड़ देते हैं इसको, ठीक है ना? यानी इस पैसे का यूज कर सकते हैं अपने बिजनेस में केवल उस समय, वो भी बता देते हैं, उस समय जब सारी लायबिलिटी निपटाने के बाद भी हमारे पास एक्स्ट्रा पैसा बच जाए। तब तो नहीं कहोगे आ जाओ पैसा ले जाओ, फालतू पड़ा है है कि नहीं? उस समय आप फालतू पैसे का यूज कर सकते हो, अनलेस द प्रोसीड रिप्रेजेंट सरप्लस एसेट दैट आर नॉट नीडेड टू मीट आउट द लायबिलिटीज डिफाइंड अंडर डिफाइंड बेनिफिट प्लान, और द प्रोसीड्स आर रिटर्न टू द रिपोर्टिंग एंटरप्राइज टू रीइंबर्स इट फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट ऑलरेडी पेड। ठीक है ना?
कहने का मतलब जो सरप्लस फंड होगा केवल उसी की बात कर सकते हो, उसके अलावा नहीं। तो क्वालिफाइंग इंश्योरेंस पॉलिसी समझ में आई, क्लियर हुआ। अब मैं वापस आता हूं, प्लान एसेट्स का मतलब बताओ। प्लान एसेट में दो चीजें शामिल होती हैं कि कोई भी एसेट जो हेल्ड की जाती है इस फंड के द्वारा, यानी एक फंड बनाया गया, इस फंड में इतना पैसा है, इससे हमने इतनी एसेट खरीदी, ठीक है ना। अच्छा, दूसरा क्वालिफाइंग इंश्योरेंस पॉलिसीज, हमने क्वालिफाइंग इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी, यहां तो एसेट ले रखी है, यहां तो क्वालिफाइंग इंश्योरेंस पॉलिसी, दोनों हमारी प्लान एसेट मानी जाएंगी। क्या मानी जाएंगी? इसको हम इन्वेस्टमेंट बोल सकते हैं शॉर्टकट टर्म में, प्लान एसेट बोल सकते हैं। बात समझ में आई? कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब हम कुछ अलग करने जा रहे हैं। बेसिकली हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पर्पस नहीं है तुरंत बताने का, हमें पर्पस है आपको स्टेप्स बताने का। बताना तो नहीं चाहिए स्टेप वाइज, लेकिन चीजें दिमाग में सेट रहें, हिलने ना पाए, ऐसे भी आप पढ़ें, कोई दिक्कत नहीं है। चलें, पर्पस यही है कि ये 7 स्टेप्स आपके दिमाग में रच बस जाएं, ठीक है ना। पहला है, जब ये चीज पूरी समझ में आएगी सातों, तो इसमें एक नई नई समस्याएं निकल करके आएंगी। इन्हीं 7 को समझने में अब जितनी प्रॉब्लम सामने आएंगी उनका सॉल्यूशन लेते हुए आगे बढ़ना है, ठीक है ना। काफी नई चीजें आएंगी, सुनना। सबसे पहली चीज, कैलकुलेट करना पड़ेगा हमको डिफाइंड बेनिफिट प्लान में, एस्टिमेट बेनिफिट्स टू बी पेड टू द एम्प्लॉय पोस्ट एम्प्लॉयमेंट। कितना अमाउंट हमको देना है एम्प्लॉयज को, पोस्ट एम्प्लॉयमेंट में कितना हमको पेमेंट, उसका एस्टिमेट करना चाहते हो, नहीं करना चाहते हो, और जानते हो नहीं जानते। इसका कैलकुलेशन ऐसे होता है, कोई बताएगा क्या है ये? एक्सपेक्टेड फाइनल सैलरी मल्टीप्लाइड बाय बेनिफिट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज मल्टीप्लाइड बाय कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस। हम एक एम्प्लॉय को इस साल 10 लाख रुपए दे रहे हैं सलीना, कितना दे रहे हैं? अगले साल हम उसको कितना देंगे? देंगे। उसके अगले साल कितना देंगे? उसके बाद, और उसके बाद टोटल इतना आ गया। कितना आया टोटल? 15 12 27 10 37 37 10 47 10 57 8 57 8 65 65 10 75 10 85, ठीक है ना। डिवाइडेड बाई 5, नहीं डिवाइड छोड़ दो, ये समझ में आया। ये हम टोटल उसको पेमेंट कितना करेंगे, अब जितना हो छोड़ दो, आ जाएगा, कम ज्यादा बाद में देखना। 85 लाख आ गया। कितना आ गया? 85 लाख रुपए हमको उसको देना है। लेकिन हम इस 85 लाख को नहीं देखेंगे, मेरी बात ढंग से समझना है। जो उसकी फाइनल सैलरी है उसको पकड़ो। एक एम्प्लॉय है, उसकी सैलरी है हर साल 12 लाख, और ये सैलरी उसकी 15% से बढ़ती है, और 5 साल तक वो मेरे यहां काम करेगा। कितने सालों तक? तो उसकी एक्सपेक्टेड फाइनल सैलरी बता सकते हो क्या? 12 लाख इंटू 1.15 प्लस 1.15 प्लस 2 3 4 और 5, सब में 15% 13,80,000 आ गया। अरे बोलो ना, अरे करके देख लो, हर साल 15% बढ़ाते जाओ। हाँ, 21 लाख आ रहा है। अच्छा, 12 लाख प्लस 15% प्लस, अच्छा मैंने गलत किया, प्लस 3 4 5 24 लाख 13,000, हमसे गलती थी, वही हम गड़बड़ कर, ठीक है। 24 लाख 13,000।
ये आ गया 15% बढ़ाने पर, वो लिया नहीं होगा, प्लस प्लस करके उसी में प्लस कर दिया होगा पहले ही साल का लेकर के। 24,13,000 ये आया मेरा 5 साल बाद फाइनल एक्सपेक्टेड। ये 1 साल की सैलरी है, ये 1 साल की सैलरी है, ये 1 साल की सैलरी है। अरे हाँ या ना? हाँ भाई हाँ, ये फाइनल एक्सपेक्टेड सैलरी है और कंपनी ने कहा कि जो भी उसकी फाइनल सैलरी होगी उसका हम 20% उसको बेनिफिट्स देंगे। कितना? 20% बेनिफिट्स देंगे। और कितने सालों तक उसने काम किया, इतना पैसा लेते जाओ। तो इसका 20% हम बेनिफिट देंगे और 5 साल तक, तो 24,13,000 वही आ गया। डिवाइड 5 साल का था तो इंटू 5 वही आ गया। 25% कर दो इसको, थोड़ा अलग आ जाएगा, नहीं तो तुम लोग कहोगे वही आ गया। 30,16,250, यानी हमको एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट उसको 30,16,000 देना है। कितना देना है? मैं फिर से बोलूं एक बार, एक एम्प्लॉय मेरे यहाँ काम कर रहा है, मैंने उसके लिए बनाया कि जब तक तुम 5 साल मेरे यहाँ काम नहीं करोगे हम तुम्हें कोई फायदा नहीं देंगे। उसने कहा ठीक है माई बाप, हम 5 साल काम करेंगे। उसको हर साल सैलरी 12 लाख है, 15% से इंक्रीमेंट होता जाएगा, तो फाइनल एक्सपेक्टेड सैलरी उसकी 24,13,000 होगी। अब चूंकि वो डिफाइंड बेनिफिट प्लान में है तो हमको उसको पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स देने हैं, तो 24,13,000 जो उसकी फाइनल सैलरी होगी उसका हम 25% उसको बेनिफिट देना चाहते हैं। कितना? 25%। तो 1 साल का इतना बेनिफिट मिला, तो 5 साल जितने साल काम किए हो आप जाते जाते हमसे 30 लाख लेकर के जाना। बात समझ में आई? अब 30 लाख ले करके जाओगे, लेकिन ये 30 लाख ये फाइनल एक्सपेक्टेड सैलरी के बेसिस पर ही हम लोगों ने निकाला है। टोटल आपका बेनिफिट कितना हुआ वो पता चल पाएगा, जिसको हम लोग कहते हैं एस्टीमेट। ये देखो एस्टिमेटेड बेनिफिट्स जो हमें एम्प्लॉय को देना है वो निकल करके सामने आ गया। पक्का? लेकिन उसने पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल, 5वां साल काम करने के बाद ही तो 30,16,250 लिया, लेगा। 5 साल काम करने के कारण ही तो 30 लाख लेगा। तो क्या हम इसको खर्चा 6वें साल का माने या इस खर्चे को इन ईयर्स में बांट दें? सच सच बताओ, कसम है तुम लोगों को। यही तो वो प्रॉब्लम थी जिसके कारण आया ये पूरा चैप्टर। हाँ या ना? ये इस साल के कारण ये पैसा जा रहा है, तो जितना पैसा इसमें इस साल का है उसको इस साल ले आओ, जितना पैसा इसमें इस साल का है उसको इसमें ले आओ, जितना पैसा इसमें इस साल का है थर्ड ईयर का उसमें थर्ड ईयर में ले आओ, तो डिवाइडेड बाई 5 कर लो। 6,03,250। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, 6,03,000 ये हर साल का आ गया। इक्वेटेड वे में कर दिया इसको, बरोबर बरोबर। ये है स्टेप 2। ये है, देखो, एलोकेट बेनिफिट्स ओवर द पीरियड ऑफ सर्विस। टोटल बेनिफिट्स जो आया था 30 लाख डिवाइडेड बाई 5 साल आ गया। ये स्टेप नंबर 2 निकल गया तुम लोग का, नहीं निकला? कोई दिक्कत इसमें? अब आते हैं स्टेप नंबर 3 में। इसमें से जो करंट सर्विस कॉस्ट है वो निकालो, क्योंकि करंट सर्विस कॉस्ट के बाद हम लोग आगे चल करके पोस्ट नहीं होगा, पास्ट होगा, पास्ट सर्विस कॉस्ट वो निकालेंगे। अभी हम लोग किस पर हैं? करंट सर्विस कॉस्ट पर है। अभी किस पर हैं? जरा उसको निकाला जाए, कैसे निकलेगा? प्रेजेंट वैल्यू कभी नाम सुना है? अब सोचना कि ये पहला साल है, मेरे हाथ में 6,03,250 आना चाहिए 5वें साल के अंत में। कितना आना चाहिए? कब आना चाहिए? क्योंकि 5वें साल में 30 लाख चाहिए,
हमारा टारगेट क्या है? 30,16,000। हमें चाहिए कितना? 30,16,250। कब चाहिए? 5वें साल के अंत में। ये उस समय की वैल्यू है। क्या हम आज अगर 6,03,250 को लगाएं तो बिना इंटरेस्ट के लगाएंगे क्या? नहीं, इंटरेस्ट जोड़कर लगाएंगे। ये जो दूसरे साल में 6,03,250 लगाएंगे तो बिना इंटरेस्ट के लगाएंगे क्या? इंटरेस्ट के साथ लगाएंगे। ये तीसरे साल जो लगाएंगे, मेरी बात ढंग से समझना, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बस कहानी पलटने वाली है। ये पैसा मैंने पहले साल के अंत में लगाया होगा। अरे बोलो पीछे, पहले साल के, तो इस पे हमें इंटरेस्ट मिलेगा ईयर 2 का, ईयर 3 का, ईयर 4 का और ईयर 5 का कंप्लीट, यानी 4 साल का इंटरेस्ट मिलेगा। तब जाकर ये 6,03,250 बनना चाहिए इंटरेस्ट मिलने के बाद। यहां हम इतना पैसा लगाएं जो हमें ईयर 2 में पैसा लगाया एंड में, तो ईयर 3 में इंटरेस्ट मिलेगा, ईयर 4 में मिलेगा, और 3 साल का पैसा मिलाकर इंटरेस्ट के साथ हमारा कितना बनना चाहिए? बात समझ में आई? हमको चाहिए कितना? कहानी समझ में आ रही है? यहां हमने ईयर 3 के एंड में पैसा लगाया, तो ईयर 4 का इंटरेस्ट चाहिए, ईयर 5 का इंटरेस्ट चाहिए, और बेसिक जो लगाया वो मिलाकर कितना हो जाए? यहां ईयर 5 का इंटरेस्ट मिलेगा और बेसिक जो लगाया, यहां जो लगाया इंटरेस्ट तो 0 हो जाएगा, टोटल मिलाकर यही आ जाएगा। बोलो यहां पर कितना लगाएं कि उसमें इंटरेस्ट जोड़ते 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 ये इतना बन जाए। ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी आपको बताएगा, जो आप लोगों ने पहले भी कई बार कर रखा है। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 2 मिनट के लिए मान लें 10%, मान लें इंटरेस्ट रेट मान लें 10%, तो 10% का जरा देखो 1 डिवाइडेड बाई 1.10, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4 और ईयर 5, 0.91, 0.83, 0.75, 0.68, 0.62, ये 10% के हिसाब से है। ढंग से सुनना, ये वो वैल्यू है जो हमें 5 साल बाद मिलेगी। नहीं, ये वो वैल्यू है जो हमें 5 साल बाद मिलेगी। कुछ गड़बड़ है क्या? सही जा रहा हूं ना? सर हमें क्या मालूम, आप बताएं ना। हम अगर 1 रुपया लगाते हैं तो 1 साल बाद 1 रुपये 10 पैसा होता है, 2 साल बाद 1 रुपये 21 पैसा होता है, 3 साल बाद 1 रुपये 33 पैसा होता है, 1 रुपये 45 पैसा होता है, 1 रुपये 59 पैसा होता है। ये फ्यूचर वैल्यू है। इसी को तो हमने कन्वर्ट करवाना सिखाया था प्रेजेंट वैल्यू में। यानी आज का 1 रुपये 59 पैसा बन जाएगा, शायद यही आएगा। ₹1.46 और ₹1.61, ये 46 पैसा है, ठीक है ना? ये आया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 1 रुपया लगाया, ₹1.60 मिला। हमें यहां चाहिए कितना? 6,03,000। तो यहां कितना लगाया होगा? डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 1, यानी 3,77,031। अगर कोई बंदा 3,77,031 रुपए लगा दे, यही आ रहा है ना, और 10% जोड़ता चला जाए, 3,77,031 है, प्लस 10% 1 साल का, प्लस 10% 2 साल का, प्लस 10% 3 साल का, प्लस 10% 4 साल का, प्लस 10% 5 साल का, टोटल आ गया।
ठीक, 6,07,000 के आसपास छोड़ देना, वो चूंकि हम लोगों ने फ्रैक्शंस को नहीं लिया वही आया। कहने का मतलब ये 3,77,000 ही लगाना है। कहां आपको चाहिए 30 लाख? क्या चाहिए? 30 लाख मिल जाएगा ना ऐसे ही कर करके। इसी तरह दूसरे साल का निकाल सकते हैं, इसी तरह तीसरे साल का निकाल सकते हैं, इसी तरह चौथे साल का निकाल सकते हैं, इसी तरह पांचवें साल का निकाल सकते हैं। यानी हम यहां रिवर्स सिस्टम यूज कर रहे हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी का। कौन सा सिस्टम यूज कर रहे हैं? रिवर्स सिस्टम अप्लाई कर रहे हैं, नॉर्मल सिस्टम अप्लाई नहीं कर रहे। पहले साल का है तो पहले साल का 0.91 करो, ना ना ना, उल्टा। पहले साल का जो पैसा लगाओगे वो तुम्हें 4 साल तक कमा करके देगा। इंटरेस्ट हमने 5 साल ले लिया, 4 साल तक वो इंटरेस्ट कमा करके देगा। जो दूसरे साल का है वो 3 साल का इंटरेस्ट कमा करके देगा, तीसरे साल का 2 साल कमा करके देगा, चौथे साल का 1 साल कमा करके देगा, लास्ट ईयर का कोई इंटरेस्ट कमा कर नहीं देगा, और सब मिलाकर आपको 30 लाख आना चाहिए। अब समझ में आई बात? क्लियर हुआ? तो अब मैंने इससे निकाला अपना करंट सर्विस कॉस्ट। कैसे निकलेगा थोड़ी देर में पता चलेगा। चलिए अब करें, क्वेश्चन करें। पहले ये 3 स्टेप समझ लिए जाएं आराम से क्वेश्चन करके, फिर हम आगे बढ़े स्टेप नंबर 4, 5, 6, 7, ठीक है ना? तो हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे, दी मोस्ट, आधी प्रॉब्लम तो यही सॉल्व करवा देता है। हम पहले इसको ऊपर से फॉर्मेट बता दे रहे हैं, फिर सॉल्व करते हैं। देखें, An enterprise Roshan has joined a company XYZ in the year 2021. The annual emoluments of Roshan as decided is 14,90,210. तो पर एनम उसको जो सैलरी मिलती है आज की डेट में इतनी मिलती है। पक्की बात? कहता है द कंपनी ऑल्सो हैज अ पॉलिसी ऑफ गिविंग अ लंप सम पेमेंट ऑफ 25% ऑफ द लास्ट ड्रॉन सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय ऑफ ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। यानी जो भी आपका फाइनल सैलरी होगा एक्सपेक्टेड इनटू परसेंटेज ऑफ बेनिफिट जो आप देना चाहते हैं एम्प्लॉय को रिटायरमेंट पर, इनटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। ये स्टेप 1 है ना? तो फाइनल एक्सपेक्टेड कॉस्ट या बेनिफिट्स जो हमें एम्प्लॉय को देना है, तो उसकी आज की सैलरी 14,90,000 है। कितनी है? और वो 5 साल तक हमारे यहां काम करेगा ही करेगा, और उसको जो हम बेनिफिट देना चाहते हैं लास्ट ड्रॉन सैलरी का 25% देना चाहते हैं, और उसकी हर साल सैलरी 10% से ग्रो होगी। देखो इधर 14,90,210 प्लस 10% पहले साल का, इस साल पहले साल में सैलरी कितनी है? दूसरे साल कितनी हो जाएगी? बोलो। तीसरे साल 10% और ऐड कर लो, प्लस 10%, 19,83,000। लास्ट ईयर का 21,81,000। बोलो भाई। कहता है कि द एनुअल इमोल्यूमेंट्स एज डिसाइडेड इज इतना, द कंपनी ऑल्सो पॉलिसी इज गिविंग अप अ लम सम ऑफ 25% ऑफ द एनुअल सैलरी इतना इफ द एम्प्लॉय रिटायर्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ मिनिमम 5 years ऑफ सर्विस। कितने साल बाद? 5 साल कम से कम वो रहेगा। द सैलरी ऑफ द रोशन इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो इतना। अरे जो पहले साल की सैलरी है उसको तो मान ही लोगे, इसने ये नहीं माना है, इसने पहले साल से ग्रो देना शुरू कर दिया, तो फिक्स काय के लिए हुआ था? ठीक है ना? चलो हम इसी का मान लेते हैं 2 मिनट के लिए, ठीक है ना? 24 लाख आया, समझाना है पहले इसी फॉर्मेट पर। 24 लाख आया तो वो पहले साल से ही, फिर 5वें साल का भी ग्रोथ कर लो, मान लो 10%, ये आ गया 24 लाख, ठीक है ना? तो कहने का मतलब 24 लाख रुपए हमारी सैलरी आ गई, जो फाइनल एक्सपेक्टेड सैलरी है। इस पे मल्टीप्लाइड कर देंगे परसेंटेज ऑफ बेनिफिट, और क्वेश्चन में दिया है कितना बेनिफिट देना चाहते हैं, तो 24 लाख का 25% 6 लाख होता है, और 6 लाख का हर एक साल के लिए, तो 5 साल के लिए कितना? 30 लाख आ गया। हर साल में इसको इक्वेट कर दें, 30 लाख डिवाइडेड बाई 5, 6 लाख हर साल आ जाएगा। देखो
अरे बोलो ना, हर साल 6-6 लाख इसको क्या होगा, बेनिफिट दिया जाना है। तुरंत नहीं दिया जाना है, पोस्ट एम्प्लॉयमेंट देना है 5 साल बाद, क्योंकि ये भी कंफर्म है कि वो 5 साल काम करेगा। अब 5 साल बाद 30 लाख बनाने के लिए हम इस 6-6 लाख को इस तरह से इन्वेस्ट करें कि हमारी इंटरेस्ट भी आए। हाँ या ना? जो पहला वाला 6 लाख है, मैंने कहा हर साल कितना कितना, वाह वाह, मैंने कहा ना रिवर्स सप्लाई करते हैं। ईयर 1 में हम जो पैसा लगाएंगे वो पहले साल के अंत में लगाएंगे, तो हमें इंटरेस्ट जो मिलेगा वो ईयर 2 का मिलेगा। हमें जो इंटरेस्ट मिलेगा वो ईयर, कंफर्म है ना, और जो इंटरेस्ट मिलेगा वो ईयर, और ये सब कंपाउंडिंग इंटरेस्ट होते हैं, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट मिलता है। ये जाकर मेरा कितना होना चाहिए, अच्छा ईयर 2 में हम लगाएंगे x, ईयर 2 के एंड में, तो हमें इंटरेस्ट मिलेगा ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये मिलाकर कितना होना चाहिए। ईयर 3 में लगाएंगे x, तो ईयर 4 से इंटरेस्ट मिलेगा और इंटरेस्ट ईयर 5 का मिलेगा। ईयर 4 में पैसा लगाएंगे तो केवल ईयर 5 का इंटरेस्ट मिलेगा, और दोनों मिलाकर कितना होना चाहिए। ईयर 5 में x लगाएंगे बात समझ में आई। तो इसका मतलब इसको हम ले लेते हैं टाइम 0, तुरंत पैसा लगाया तुरंत वापस लेना है। टाइम 0 पर प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कितना होता है, इसको ले लेंगे 1 साल का, एक ही साल का बेनिफिट मिलेगा, इस पर मिलेगा 2, इस पर मिलेगा 3, तो 1 डिवाइडेड बाई 1.10, क्या इंटरेस्ट रेट कितना दिया हुआ है, कहां दिया है, 8। अच्छा, द कंपनी हैज इंडक्टेड रोशन इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर एंड इट इज एक्सपेक्टेड दैट ही विल कंप्लीट द, अच्छा इसीलिए बिगिनिंग ऑफ द ईयर 1490 पर फाइनल हुआ, तो पहले साल के अंत में इसको इसने बढ़ा दिया, ठीक है। दैट ही विल कंप्लीट द मिनिमम 5 years बिफोर रिटायरिंग, दस ही विल गेट 5 years इंक्रीमेंट, इसने बोल भी दिया 5 साल का इंक्रीमेंट देना है, क्लियर कर दिया है क्वेश्चन में, ठीक है ना। नहीं किया होता तो हमारी मर्जी थी। What is the amount the company should charge in its PL account every year as cost of the defined benefit obligation? Also calculate the current service cost and the interest cost to be charged per annum as at the rate of 8%. तो 8% के हिसाब से 1 डिवाइडेड बाई 1.08, ये आ गया 0.925, 0.857, 0.80 कर ले, 0.73, और यहां 1 रहेगा। तुम लोग वो करो, तुम लोग को जो समझ में आए करो, x मानते हुए चलना है, रिवर्स करके चलना है, वो करते रहना, आंसर यही आएगा, क्योंकि इसमें 4 साल का इंटरेस्ट शामिल है, तभी तो इतना गिर गया है कि नहीं। इसमें 3 साल का इंटरेस्ट शामिल है तभी थोड़ा कम गिरा, इसमें 2 साल का इंटरेस्ट शामिल है, इसमें 1 साल का इंटरेस्ट शामिल है, इसमें कोई इंटरेस्ट शामिल है। कंफर्म हुआ। तो हम यहां रिवर्स पोजीशन लेकर के चल रहे हैं, बोलो। तो 6 लाख मल्टीप्लाई करो 0.73 से, 4 लाख, हाँ 480, 480, 5 16, 5 40, 5 58, अरे हम तेज आदमी, चिंता ना करो, टोटल कर लो इसका, 86 है। कुछ कुछ समझ में आ रहा है। यानी एक्चुअल में तो हमने 25,92,000 लगाया,
एग्जैक्ट आ रहा है। और मिलेगा हमको कितना? 30 लाख। 25,92,000 करके इंटरेस्ट के साथ 30 लाख दे देंगे उनको। देखो ये आया है ना सब? ठीक है, बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट है। अब जरा देखो ईयर 1 में हमने लगाया कितना? कितना लगाया? 438। ना, अगर हम बात करें ओपनिंग बैलेंस की, ईयर ओपनिंग बैलेंस, इंटरेस्ट, एडिशन, टोटल, देखा जाए टाइम 0 है, ओपनिंग बैलेंस 0 है, इंटरेस्ट 0 है। ईयर 1 में ओपनिंग बैलेंस 0 है, इसीलिए मुंह बना हुआ था तुम लोगों का इंटरेस्ट 0 हो गया। एडिशन कितना किया पहले साल में? 438, तो लिख दिया 438। टोटल कितना हुआ? ईयर 2 आया, 438 पर इंटरेस्ट लेको तो 8%, जरा बताओ तो 35,000। फिर लगाया 438, अरे सॉरी, फिर दूसरे साल कितना लगाया? 480। दूसरे साल कितना लगाया? हाँ या ना? टोटल कितना हो गया? मेरे पास 438 पड़ा हुआ था, आने दो। मेरे पास कितना साल के शुरू में पड़ा था? 438। इंटरेस्ट आ गया 35,040, और प्लस उसमें मैंने इस साल का फिर कंट्रीब्यूशन लगाया 480, तो टोटल मेरे पास हो गया 9,53,040। ईयर 3 के बिगिनिंग में हमारे पास है 9,53,040, इसका 8% इंटरेस्ट ले लो, 76,243 प्लस 9,53,040 कितना आ गया? और प्लस करना है 5,16,000, तीनों मिलाकर आ गया 15,45,283। इसका 8% ले लो, 1,23,622 प्लस 558, तीनों ऐड करके बताओ तो 22 लाख। हाँ, जरा इसका 8% इंटरेस्ट ले तो हम थोड़ा उल्टा करेंगे, 30 लाख में से इनमें से माइनस कर देंगे। 6 लाख माइनस 22,76,905 कितना आ रहा है? 1,73,095। तुम लोग का कितना आ रहा था? 1,78,000। वो हमने लास्ट ईयर में इंटरेस्ट को एडजस्ट कर दिया, ठीक है ना? बताया था ना, ये हमने एडजस्ट कर दिया, जो 2-4 हजार का डिफरेंस है। ये है इंटरेस्ट कॉस्ट। यहीं तक खत्म हो जाता तो ठीक था, जर्नल एंट्री भी तो है अभी इसकी। है ना? इसको हम लोग कहते हैं करंट सर्विस कॉस्ट। ठीक, इस साल का मैच कर रहा है। ये क्या कर रहा है? मैच कर रहा है, मैचिंग कंसेप्ट के हिसाब से। ईयर 1 में हम एंट्री करेंगे करंट सर्विस कॉस्ट अकाउंट डेबिट
टू बैंक कितना है? 4,38,000। फंड बनाया ना मैंने, बोलो। डीबीओ बना दो, डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन या डिफाइंड बेनिफिट प्लान बना लो, उसमें ट्रांसफर कर दो, वहां से पेमेंट करना है करना, ना करना हो ना करना, तुम्हारी मर्जी, वो बात की बात है। हो गया? इसको कहां ले जाओगे? पीएल अकाउंट डेबिट टू करंट सर्विस कॉस्ट। बेसिकली हम करंट सर्विस कॉस्ट नहीं लिखते, एम्प्लॉय बेनिफिट कॉस्ट लिखते हैं। तो करंट सर्विस कॉस्ट को पहले एम्प्लॉयज बेनिफिट कॉस्ट में ट्रांसफर करो, फिर एम्प्लॉयज बेनिफिट कॉस्ट को पीएल में ट्रांसफर करो। अब समझ में आई बात? एंट्रीज हम बाद में देखेंगे। समझ में आया? सिस्टम क्लियर हुआ? हमें जो पर्पस था एंट्री समझाना अभी नहीं है, बिल्कुल हटा दें इसको। हमारा पर्पस है पहले ये कहानी समझाना जो इतनी मेहनत लगाया है। हमने क्या किया, जो भी एक्सपेक्टेड फाइनल सैलरी है उसमें जो उसको बेनिफिट दिया जाना है परसेंटेज वो देख लो। फाइनल सैलरी जो लास्ट ईयर में दिया जाएगा, लास्ट ड्रॉन सैलरी मल्टीप्लाइड बाय द परसेंटेज ऑफ बेनिफिट विल बी गिवन एट द टाइम ऑफ द रिटायरमेंट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, जो आएगा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ सर्विस, उसको इक्वेटेड कर देंगे बराबर बराबर। और उस इक्वेटेड वैल्यू को हम इन्वेस्ट करने की सोचेंगे, इंटरेस्ट निकालने की सोचेंगे, वो हमने जस्ट रिवर्स मेथड अप्लाई किया और ये निकाला। ये कहलाता है, जरा देखो स्टेप, वापस आते हैं। ये जो कैलकुलेट किया ना हम लोगों ने, करंट सर्विस कॉस्ट निकाल लिया, और हमने यहां लिखा भी है, देखो रिवर्स डिस्काउंटिंग अप्लाइज। क्यों किया? समझ में आया? एक बार ये निकल आया तो उसके बाद इंटरेस्ट भी तो निकला साथ साथ। इंटरेस्ट को भी हम कहां ले जाएंगे? खर्चा अकाउंट डेबिट टू डीबीओ। जो हमारा करंट सर्विस कॉस्ट था वो भी डीबीओ में चला गया, और इंटरेस्ट कॉस्ट भी हमारा डीबीओ में चला गया, दोनों। यानी उसमें से जो वैल्यू निकली उसमें से इंटरेस्ट अलग कर लिया, करंट सर्विस कॉस्ट को डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन में ट्रांसफर कर दिया, इंटरेस्ट कॉस्ट को भी हम लोगों ने डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन में ट्रांसफर कर दिया, और एट द एंड ऑफ द ईयर करंट सर्विस कॉस्ट और इंटरेस्ट कॉस्ट मिलकर के कहां ट्रांसफर हो जाएंगे? पीएल में। पक्की बात है? लिखा है पीएल में जाएंगे। आते हैं आगे, स्टेप नंबर 5। 7 में से कितने स्टेप पूरे हो गए? 4। 5th की बात करें, कहता है एक्चुरियल गेन और लॉस निकालना पड़ेगा हर साल। हर साल, छोटी मोटी ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं है ना, तो इन्होंने क्या किया, हर साल बैलेंस शीट में अपनी डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन दिखाया। हर साल बैलेंस शीट में क्या दिखाया? अमाउंट दिख रहा है ना उसमें? अरे बोलो ना, बैलेंस शीट में दिख रहा है ना, लायबिलिटी साइड में डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन। तुम क्यों पीछे बैठने लगे उसकी तरह? कुछ लोग को लगता है पीछे बैठने से दिमाग जल्दी खुलता है। हम तो भैया फर्स्ट सबसे आगे बैठते थे, यहाँ टीचर थे उसके बिल्कुल सामने बैठते थे सर के, ताकि तुरंत पूछ सके सर। तो एक्चुरियल गेन और लॉस निकालना पड़ता है हर साल के अंत में। हर साल के अंत में का मतलब क्या हो सकता है? एक्चुरियल जब फर्स्ट ईयर के एंड में रिव्यू करे तो उसको उतनी लायबिलिटी ना दिखाई दे जितनी उसको पिछले साल दिखाई दे रही थी। है? नहीं समझे? सामने वाले के साथ मेरा एम्प्लॉयमेंट का टर्म्स कंडीशन चेंज हो गया, उसके नंबर ऑफ ईयर्स घट गए या बढ़ गए, बीमार हो गया, कुछ भी हो सकता है। नए एम्प्लॉयज ज्यादा आ गए, पुराने ज्यादा चले गए, पुराने चले गए, नए नहीं आए। नहीं समझे? चेंज होता है एक्सपेक्टेशंस। हमने एक्सपेक्टेड निकाला था, एक्चुअल नहीं था। तो हर साल के अंत में एट द टाइम ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट वी हैव टू रिव्यू। वी हैव मींस एक्चुरियल शैल रिव्यू। जब रिव्यू करेगा तो लायबिलिटी बढ़ते हुए दिखाई देगी या घटते हुए दिखाई देगी? अगर लायबिलिटी घटते हुए दिखाई दी तो फायदा हो गया,
तो लायबिलिटी को कम करो, डीबीओ को गेन में ले जाओ। कहां ले जाओ? गेन में ले जाओ, लायबिलिटी को कम कर दो। और अगर उसको लगता है नहीं 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 लायबिलिटी बढ़ गई, तो लायबिलिटी को बढ़ाओ, लॉस दिखा दो। लायबिलिटी को बढ़ाओ और लॉस दिखा दो। और ये लॉस भी कहां ट्रांसफर होगा? पीएल में। गेन कहां ट्रांसफर होगा? इसके लिए कहानी है एक्चुरियल गेन और लॉस। ये ठीक क्या बोलता है, सुनना चाहोगे? बिना कोई देरी किए, क्या हटा दिए क्या मैंने ये? आई दादा, अच्छा है, दो दो जगह आ गया, वही मैंने कहा हट कैसे जाएगा। जो भी एक्चुरियल गेन या लॉस होता है तुरंत का तुरंत बिना देरी किए पीएल में ले जाना। इसीलिए मैंने ऊपर लिख दिया है पीएल, साथ साथ एक्चुरियल गेन के सामने भी लिख दिया पीएल और लॉस के सामने भी लिख दिया पीएल। बोलो भाई, क्वेश्चन पढ़ो, रुकना एक मिनट। करो। Omega Limited belongs to the engineering industry. The company received an actuarial valuation for the first time for its pension scheme, which revealed a surplus of 6 lakhs. It wants to spread the same over the next 2 years. अब गेन हो गया, एक्चुरियल का रिवैल्यूएशन हुआ है, वैल्यूएशन हुआ है, तो उस समय सरप्लस समझ में आया कि हो गया है और कंपनी चाहती है इसको 2 साल में एडजस्ट करें। द एवरेज रिमाइनिंग लाइफ ऑफ द एम्प्लॉय इज एस्टिमेटेड टू बी 6 years। फलाना एंड दिमाग का बताओ ये कंपनी सही बोल रही है कि नहीं? जो एक्चुरियल गेन आया है 6 लाख, कंपनी उसको स्प्रेड करना चाहती है अगले सालों में। मैंने बोला ना इमीडिएटली, एक्चुरियल गेन और लॉसेस शुड बी रिकॉग्नाइज्ड इमीडिएटली इन द पीएल स्टेटमेंट। बात खत्म हो गया, काहे के लिए तुम क्वेश्चन फराफस आ रहे हो, कोई मतलब ही नहीं है। हो गया, डन। देखो तुम लोगों ने कितनी पढ़ाई कर ली, नहीं? कुछ नया देखा जाए? हाँ, ये समझा दिया। अब जरा इसकी बात करो, नई चीज आने वाली है, पास्ट सर्विस कॉस्ट, क्योंकि अब इसी पर ही काम करना है। करंट सर्विस कॉस्ट निकाल लिया हम लोगों ने, करंट सर्विस कॉस्ट, उसका इंटरेस्ट भी निकाल लिया, और जो एक्चुरियल गेन और लॉस है वो भी एडजस्ट हो गया। आता है पास्ट सर्विस कॉस्ट। ये भला होती क्या है, पहले तो कहानी समझ में आए, पास्ट सर्विस कॉस्ट हम किसको बोल रहे हैं, सुने? दिस इज द चेंज इन द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन। मैंने कहा ना हर साल के अंत में रिव्यू होता है ना? तो जब रिव्यू होगा तो ऑब्लिगेशन घटेगा या ऑब्लिगेशन बढ़ेगा? अगर ऑब्लिगेशन बढ़ गया तो इसका मतलब जिम्मेदारी बढ़ गई, और जब जिम्मेदारी बढ़ी तो केवल इस साल के कारण नहीं बढ़ी, जो पिछले भी 2-3 साल काम किए हैं चट्टों ने, उसका भी तो उसको हक देना है मैचिंग कंसेप्ट के हिसाब से। तो कहता है दिस इज द चेंज इन द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन फॉर एम्प्लॉय सर्विसेज इन प्रायर पीरियड्स रिजल्टिंग इन द करंट पीरियड फ्रॉम द इंट्रोडक्शन ऑफ और चेंजेस टू और पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट, यानी कि कोई नई प्लान उसमें ऐड कर ली, कुछ उसमें टर्म्स कंडीशन चेंज कर लिए, या पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट की वैल्यू चेंज कर दी, या जो 25% हमको लग रहा था उसको 26% कर दिया, या जो 25% लग रहा था उसको 22% कर दिया, हो सकता है ना? तो कह रहा है और अदर लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट पास्ट सर्विस कॉस्ट में भी ईदर पॉजिटिव और निगेटिव, बोलो दोनों हो सकता है। चलें, पक्की बात? क्या इसमें कुछ नई चीज दिख रही है?
मैंने जो वहां बोला था अभी थोड़ी देर पहले कि एक क्वेश्चन करवाया था ना जिसमें 24 लाख आया था, तो 24 लाख का कितना परसेंट दे रहा था बेनिफिट? 25%, 5 साल के लिए। तो आपका आंसर आया था 6 लाख, 30 लाख। 30 लाख डिवाइडेड बाई 5 किया था, कितना आ गया था? अच्छा, अब हमको लगता है ये बेनिफिट बढ़ा करके 28% कर देना है। हमको लगता है बीच में कि हम इसको बढ़ा करके कितना कर दें, कितना हो जाएगा? हाँ, तो ये जो 72,000 बढ़ा है पास सर्विस के कारण ही तो बढ़ा है। जो 672 बढ़ा है किसके कारण बढ़ा है? पास सर्विस के कारण तो बढ़ा है। 2 साल काम हो चुका है, ये तीसरा साल है, तो 2 साल पिछला वाला भी तो अब हमको ऐड करके देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा? पड़ेगा ना। तो ये पास्ट सर्विस कॉस्ट है। तीसरे साल का तो जो 2 साल खत्म हो गया वो तो है, तीसरे साल का जो करंट सर्विस कॉस्ट है, 4th ईयर का तो आएगा एंट्री करने के लिए। बात समझ में आई? लेकिन जो पिछले 2 साल अफेक्ट किए हैं पास्ट सर्विस कॉस्ट, चूंकि अब मेरे ऊपर एक्स्ट्रा ऑब्लिगेशन आ गया, तो हम सीधे सीधे उस एक्स्ट्रा ऑब्लिगेशन को लॉस मानेंगे और ऑब्लिगेशन में जोड़ देंगे। और अगर कम हो गया तो लायबिलिटी को कम कर देंगे और पीएल में प्रॉफिट ले आएंगे। और ये पास सर्विस कॉस्ट भी हमारा एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस या कॉस्ट पे चला जाता है बैलेंस शीट पीएल स्टेटमेंट में। जैसे करंट सर्विस कॉस्ट पीएल में जाता है, पास सर्विस कॉस्ट भी पीएल में ही जाता है, वहीं जाता है एम्प्लॉयज बेनिफिट कॉस्ट में। कुछ नया बताया क्या? ये अभी छोड़ दो, कर्टेलमेंट एंड सेटलमेंट। कर्टेलमेंट कम करना, मान लो किसी आदमी से मैंने कहा था 5 साल काम करोगे, हाँ करेंगे, 3 साल बाद ही निपटा दिया उसको, मतलब भेज दिया पेविलियन घर। बात समझ में आई? सेटलमेंट कर रहे हैं, कर्टेलमेंट एंड सेटलमेंट। अब बिजनेस ही बंद हो रहा है तो क्या करें? बिजनेस मतलब एक सेगमेंट बंद हो रहा है, मेरे 4 बिजनेस है उसमें से एक सेगमेंट बंद हो रहा है, तो हम उन एम्प्लॉइज के लिए क्या करें? मैंने कहा भैया आगे से हम तुम्हें कोई बेनिफिट नहीं देंगे, फर्दर बेनिफिट्स हम कर्टेल करने जा रहे हैं। फर्दर जो बेनिफिट्स आगे वाले जो मिला आज तक का वो ठीक है, लेकिन आज से आगे का हम कोई भी बेनिफिट तुमको नहीं देंगे और सेटलमेंट कर लेंगे। तो हम इसके बारे में नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे। लेकिन हाँ, ये लास्ट पॉइंट है इस पर्टिकुलर टॉपिक का। एक बार इसको गो थ्रू करके आना, मैं फिर से दोबारा ये सारे स्टेप्स बताऊंगा, क्लैरिटी रहेगी। मेरी बात समझना, ये उतना आसान नहीं है अभी भी जितना लग रहा है, अभी भी कई पॉइंट ऐसे हैं जो अभी भी अनटच्ड हैं। तो पूरा का पूरा अगला सेशन ये ले जाएगा केवल इस पूरे टॉपिक को समझने में। टाटा बोले, कुछ पूछना है तो पूछ लो।